अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम फ़लस्तीनी मामले के पस मंज़र बैतुल मुक़द्दस की तीनों मज़ाहिब यानी मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अहमियत पर बात करेंगे। नाजायज़ इसराइली रियासत कायम किए जाने के अवामिल और 1948 में पहली अरब इसराइल जंग में इसराइल की शिकस्त जीत में कैसे बदली, इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 1967 में होने वाली तीसरी अरब इसराइल जंग, इस जंग में 4 अरब ममालिक के इत्तेहाद को क्यों कर शिकस्त हुई, इस जंग का फ़लस्तीन और अरब दुनिया पर क्या इम्पैक्ट हुआ और इस जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार रहा, इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको सुनने में मिलेंगे। आखिर में मौजूदा हालात के तनाजुर में पाकिस्तान मसला फ़लस्तीन के लिए क्या कर सकता है और क्या नहीं, इसको भी डिस्कस किया जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। व्यूअर्स, इस जंग की तफसीलात और दीगर अमूर पर बात करने से पहले अल-कुद्स या बैतुल मुक़द्दस की तीनों मज़ाहिब यानी मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों के लिए अहमियत जानना ज़रूरी है। ये जानकर आपको फ़लस्तीन के सारे मामले की बेहतर तौर पर समझ आ सकेगी कि आखिर फ़लस्तीन इशू है क्या और इसकी तारीख़ी और मजहबी एतबार से क्या अहमियत है। फ्रेंड्स, पहले तो जो बात जानने की है वो ये कि बैतुल मुक़द्दस बुनियादी तौर पर शाम का हिस्सा है, क्योंकि फ़लस्तीन असल में कोई मुल्क नहीं था। ये दरअसल ग्रेटर शाम में मौजूद था, जिसमें मौजूदा इसराइल, सारा लबनान और उर्दन का काफ़ी इलाका शामिल था। ये तमाम तर इलाके और ममालिक एक ही सरजमीन थी। इसको अम्बिया की सरजमीन भी कहा जाता है, क्योंकि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से लेकर कई अम्बिया इसी इलाके के अंदर आए। दोस्तों, किबला अव्वल दरअसल सिर्फ मस्जिद अक्सा नहीं बल्कि सारा बैतुल मुक़द्दस है और ये बुनियादी तौर पर पूरे इलाके का नाम है, जैसे हरमैन एक इलाका है। बैतुल मुक़द्दस में बहुत सारी तामीरात हैं, जिसमें मस्जिद अक्सा भी इनमें से एक है। याद रहे कि मुसलमान इस इलाके को बैतुल मुक़द्दस और यहूदी इसको यरूशलेम कहकर पुकारते हैं। अब हम इस इलाके की तीनों मज़ाहिब के लिए अहमियत पर बात कर लेते हैं। यहूदियों के लिए जगह मक्के की सी हैसियत रखती है। यहाँ इनकी वेस्टर्न वॉल है जो कि टेम्पल माउंट का हिस्सा है। वो अपने लोगों को यहाँ दफन करते हैं और समझते हैं कि जब उनका मसीहा आएगा तो इससे पहले यहाँ अपना मरकज कायम करेंगे। इसी जगह पर उनके मसीहा की ताजपोशी होगी, जबकि जो लोग यहाँ दफन है वो इनको जिंदा करेगा और वो सब इसके मददगार बनेंगे। यहूदियों के मुताबिक इस मसीहा के आने के बाद उनकी पूरी दुनिया पर हुकूमत और हुक्मरानी होगी। यहूदियों के इस मसीहा के बारे में मरहूम डॉक्टर इसरार साहब का कहना है कि ये मुमकिन तौर पर दज्जाल होगा। यहूदी खुद को इस जगह का वारिस करार देते हैं, हालांकि इनको हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 500 साल पहले बेबलियन के एक हुक्मरान बख्त नसर ने ये इलाका फतह करके यहूदियों को यहाँ से निकाल बाहर किया था। इससे एक बात तो ये भी वाज़ेह होती है कि यहूदियों को ना तो यहाँ से मुसलमानों ने निकाला और ना ही ईसाइयों ने। इसके बाद ये इलाका रूमियों के पास आ गया और रूमी चूँकि ईसाई हो गए थे, लिहाजा ये इलाका ईसाइयों के पास रहा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में मुसलमानों के पास ये इलाका बगैर जंग किए आ गया। जहाँ तक ईसाइयों के लिए इस इलाके की अहमियत की बात है तो यहाँ इनका सबसे मुक़द्दस चर्च मौजूद है। इसके अलावा यहाँ बैतुल lahम मौजूद है, जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी। आप यूँ कह सकते हैं कि क्रिश्चियंस की सारी तारीख जो है वो सारी ग्रेटर शाम की है। ईसाइयों के इम्पोर्टेंट फिगर्स वो इन्हीं इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। ईसाइयों के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं सलीब पर चढ़ाया गया था। फ्रेंड्स, बैतुल मुक़द्दस मुसलमानों के लिए एक तो इस लिहाज से अहम है कि मुसलमानों ने इस इलाके को पीसफुली बगैर किसी जंग के हासिल किया था। ये इलाका उस वक्त ईसाइयों के कब्जे में था जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में निगोशिएशन के जरिए हासिल किया गया था। फिर ये किबला अव्वल है जिसकी तरफ पहले अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमान मुँह करके नमाज पढ़ते थे। अल्लाह के नबी जब महराज के सफ़र पर गए तो उन्होंने यहाँ से अर्श की जानिब सफ़र किया। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बैतुल मुक़द्दस मक्का और मदीना के बाद तीसरी मुक़द्दस तरीन जगह है। बैतुल मुक़द्दस की नामूस और हिफाजत हर मुसलमान पर फर्ज है। एक अहम बात जो आप सब लोगों के लिए जानना ज़रूरी है वो ये कि बैतुल मुक़द्दस या यरूशलेम इंटरनेशनल लॉ और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मुसलमान ही इसके कानूनी तौर पर वारिस हैं, लिहाजा किसी और मज़हब का इससे मुतालिक दावा दुरुस्त नहीं है।
فرینڈز 1967 میں اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان ہونے والی جنگ کو عرب اسرائیل تھرڈ وار، 6 ڈے وار، نکسا یعنی سیٹ بیک اور جون وار کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ جنگ 5 سے 10 جون کے درمیان لڑی گئی۔ مصر کی سربراہی میں اردن، شام اور عراق نے عربوں کی جانب سے اس جنگ میں حصہ لیا، جبکہ لبنان کی ایئر فورس نے بھی بریفلی اس جنگ میں عرب ممالک کا ساتھ دیا۔ دوسری طرف اسرائیل کو امریکہ اور برطانیہ کی درپردہ لیکن فل سپورٹ حاصل تھی، جس پر آگے چل کر ہم تفصیلاً بات کریں گے۔ پہلے ہم اس جنگ کی وجوہات کو ڈسکس کر لیتے ہیں۔ فرینڈ 1967 کی وار سے 19 سال پہلے یعنی 1948 میں ناجائز اور جابرانہ انداز میں اسرائیلی ریاست کے قیام اور فلسطینیوں کی نسل کشی اس جنگ کی بڑی وجوہات میں سے ایک تھی۔ مثلا صہیونی قوتوں نے یہودی ریاست کے قیام کے لیے 7,50,000 فلسطینیوں کو اپنے گھر سے بے دخل کر دیا تھا، ان کے دیہاتوں کو تباہ کر دیا۔ آپ اس بات کا اندازہ 9 اپریل 1948 کو ہونے والے ایک واقعے سے لگا سکتے ہیں۔ اس روز صہیونیوں کے مسلح گروہ، جس میں اس وقت اسرائیلی فوج بھی شامل تھی، انہوں نے سینکڑوں فلسطینیوں کو شہید کر دیا اور جو بچ گئے ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا۔ اس صہیونی گروہ کا لیڈر بعد میں اسرائیل کا 6واں وزیر اعظم بنا۔ اس سے آپ اسرائیلیوں کے اخلاقیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ فلسطینیوں کی نسل کشی، ان کے گھروں پر قبضے کیے جانے اور ان کو اپنی ہی سرزمین سے بے دخل کیے جانے کے بعد 14 مئی 1948 کو اسرائیلی ریاست کے قیام کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا۔ اس پر ہمسایہ عرب ریاستوں کی فوجیں فلسطینی قوم کے لیے لڑنے کی غرض سے آگے آئیں۔ یوں 15 مئی 1948 میں عرب اسرائیل پہلی جنگ کا آغاز ہوا۔ اس جنگ کے اختتام پر یعنی مارچ 1949 میں اسرائیل کو فتح حاصل ہوئی، لیکن ایسا نہیں کہ اسرائیل عربوں کو ہرانے میں ایسے ہی کامیاب ہو گیا۔ دراصل اس وقت عرب لیگ کے نام سے جانے جانے والے ان 6 ممالک نے چند ہفتوں میں ہی اسرائیلی فوج کو گھیر لیا اور اسرائیلی فورسز شکست کے قریب تھیں، لیکن اس موقع پر اقوام متحدہ یعنی یونائٹڈ نیشن آگے آئی اور اس نے دونوں کے درمیان جنگ بندی کروا دی۔ یہ جنگ بندی 11 جون سے 9 جولائی 1948 تک تھی۔ اس جنگ بندی سے فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے چیکو سلواکیہ سے خوب اسلحہ حاصل کیا۔ اس میں سینکڑوں ٹن مارٹرز، ہزاروں کی تعداد میں ہیوی مشین گنز، رائفلز، ایریل بومز، رائفل ایمونیشن، فائٹر ایئرکرافٹ، ٹینک اور کامبیٹ وہیکلز قابل ذکر ہیں۔ جیسے ہی سیز فائر کا خاتمہ ہوا، اسرائیل نے کاؤنٹر اوفینسو کا آغاز کر دیا اور 2 اہم علاقوں پر قبضہ کر لیا۔ ان علاقوں میں فلسطینی آباد تھے۔ اسرائیلیوں کی پیش قدمی اور مزید علاقوں پر قبضے جاری رہے۔ اسی اثناء میں مصر کے حکمران کنگ فاروق کی تجویز پر عرب لیگ نے غزہ میں بیسڈ فلسطینیوں کی حکومت کا اعلان کر دیا، لیکن کہا یہ جاتا ہے کہ مصری صدر نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ اردن کے شاہ عبداللہ کی طرف سے اپنی سرحد کو فلسطین تک پھیلانے کی خواہش کو کاؤنٹر کرنا چاہتے تھے۔ اسرائیل یہ تمام تر عربوں کی باہمی اختلافات کی صورتحال بغور دیکھ رہا تھا۔ اسرائیل نے اپنی پوزیشنوں کو مستحکم کرتے ہوئے مصر کی فوج کو کارنر کرنے کے لیے اس پر فضائی حملے شروع کر دیے۔ اس پر مصر نے اپنے عرب اتحادیوں سے مدد مانگی، لیکن انہوں نے اس پر چپ سادھ لی اور کان بند کر لیے۔ مختلف تجزیہ نگاروں کے مطابق یا تو عرب ریاستیں خوفزدہ تھیں یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر مداخلت نہ کرنے کی ٹھان لی۔ مصر اکیلا ڈٹا رہا، لیکن اس سال کے آخر تک مصر کو غزہ میں شکست ہوئی اور وہ متحدہ فلسطینی ریاست کو سپورٹ کرنے میں ناکام رہا۔ لہٰذا اس تمام تر صورتحال سے مایوس ہو کر مصر نے برطانیہ سے رابطہ کیا تاکہ اپنی سرحدوں کو بچا سکے۔ برطانوی مداخلت سے مصر اور اسرائیل میں 24 فروری 1948 کو جنگ بندی کا معاہدہ طے پا گیا۔ 23 مارچ 1949 کو لبنان، 3 اپریل کو اردن، 20 جولائی کو شام کے ساتھ اسرائیل کا معاہدہ ہو گیا۔ اس سیز فائر اور عربوں کی جانب سے اس جنگ میں شکست کے نتیجے میں 78% تاریخی طور پر فلسطینی علاقے اسرائیلی فورسز کے قبضے میں چلے گئے، جبکہ باقی ماندہ 22% علاقہ مصر اور اردن کے انتظام میں آ گیا۔ یاد رہے کہ اس جنگ میں 6 ممالک پر مشتمل عرب لیگ ایک طرف، جس میں مصر، اردن، عراق، شام، لبنان اور محدود پیمانے پر سعودی عرب کے علاوہ شمالی یمن شامل تھے، جبکہ دوسری جانب برطانوی پشت پناہی سے اسرائیل ایک طرف تھا۔ یاد رہے کہ برطانیہ نے 1917 میں ہی یہودیوں کو اپنی بھرپور سپورٹ کی یقین دہانی کروائی تھی اور اس وقت سے ہی برطانیہ کی سپورٹ سے یہودیوں کی فلسطین میں آباد کاری کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، اس جنگ کے اختتام پر غزہ کی پٹی میں مصر کو فوجیں رکھنے کی اجازت مل گئی،
जबकि उर्दन को मगरबी किनारे का इलाका, जिसको इंग्लिश में वेस्ट बैंक भी कहा जाता है, वो सहूनियों और बरतानिया के साथ वफादारी के लिए तोहफे के तौर पर दे दिया गया। लेकिन इसी असना में 7 लाख फ़लस्तीनियों को अपने घरों से निकाल दिया गया। इस जंग के बाद यानी 1950 में अक़वाम मुत्तहिदा के सर्वे के मुताबिक फ़लस्तीनियों को मुख्तलिफ इलाकों से निकाले जाने के नतीजे में 2,80,000 फ़लस्तीनी वेस्ट बैंक, 2 लाख गज़ा स्ट्रिप में रह गए, जबकि तकरीबन 70,000 उर्दन हिजरत कर गए, 97,000 लबनान में और 75,000 शाम और 4,000 इराक में पनाह लेने पर मजबूर हो गए। 1949 से लेकर 1956 तक इसराइली फोर्सेस ने तकरीबन 5,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया जो बॉर्डर क्रॉस कर रहे थे। 1953 में सबसे भयानक कार्रवाई काबिज़ इसराइलियों की जानिब से उस वक्त की गई जब मगरबी किनारे के एक देहात किबिया में 45 घरों को जला दिया गया और दर्जनों की तादाद में फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। फिर चंद साल बाद 1956 में सुएज़ कैनाल क्राइसिस का आगाज़ हुआ, जब इसराइल ने फ्रांस और बरतानिया के साथ मिलकर मिस्र पर हमला कर दिया, क्योंकि ये ममालिक मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर की हुकूमत का तख्ता उलटना चाहते थे। जमाल अब्दुल नासिर ने बरतानवी और फ्रेंच अथॉरिटीज़ के ज़ेरे इंतज़ाम चलने वाली सुएज़ कैनाल कंपनी को नेशनलाइज कर दिया। इस स्ट्रेटेजिक बहरी रास्ते का एक लिहाज से कंट्रोल हासिल करने के लिए फ्रांस, इसराइल और बरतानिया ने ये हमला किया। इसके बाद क्या हुआ ये हम अगले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इस अहम मामले पर हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।